नमस्कार साथियों, हम सरोज सर हैं और अब हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहले हम शुरू करेंगे जैव प्रक्रम को। सबसे पहले जैव प्रक्रम, इसमें क्या आता है कि जीवों में जो प्रक्रिया होती है, और जीवों में तो प्रक्रिया होना स्वाभाविक है क्योंकि जीवित रहने के लिए तो उसमें पाचन की क्रिया होना जरूरी है, प्रकोप का झपकना जरूरी है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिवहन होना जरूरी है, उत्सर्जन होना जरूरी है। ऐसे अनंत क्रियाएं हैं जिसका होना जरूरी है, और यही हमारे अंदर जीवों के अंदर उसके अंदर उसको जीवित रखने के लिए जितने भी प्रक्रिया होती है उन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अर्थात इसको बोल सकते हैं संतुलन होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहेंगे या प्रक्रिया बोल सकते हैं, प्रोसेस, ठीक है, कहलाता है। ठीक, मतलब उसमें जो भी प्रक्रिया होती है वो सभी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको ये बता दिया कि चलना हो गया, टहलना हो गया, भोजन का पाचन, सांस लेना, रक्त का परिवहन, ये सारी की सारी चीज़ें जैव प्रक्रम में आती है। हमारे अंदर जितनी भी क्रिया होती है, चाहे वो हमारे अंदर से पसीना निकलना, आँख से कीची निकलना, ये सभी जैव प्रक्रम है। हमारे अंगों का विकास होना, ऊतक बनना, ये सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और जीवों के अंदर जो गुण होता है वो उसकी कोशिका द्रव्य होती है। जीवों का जो गुण होता है वो उसकी कोशिका द्रव्य होती है। जैसे जीवों की जो कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीवों के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक होता है। संरचनात्मक मतलब जो कोशिकाएं इसके मिलने से क्या होती है? ऊतक बनती है। और जब कोशिका मिलेगी तो ऊतक बनेगी, और जब ऊतक मिलेगा तो अंग बनेगा, और जब अंग बनेंगे तो अंग तंत्र बनेंगे, और अंग तंत्र मिलेंगे तो पूरा शरीर बनेगा। अर्थात ये बनने की जो क्रिया है वो शुरू कहाँ से हुआ? कोशिका से। कहाँ से हुआ? कोशिका से। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो कोशिका होती है, ठीक है, इसको तो सबसे पहली बात हम करते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसको, ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हमने कहा इसको इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं कि जो कोशिका है, तो एक ये भी चीज ध्यान रखना होगा कि जब समान गुण वाले कोशिका मिलेंगे तो ऊतकों का निर्माण होगा। जैसे अगर मान लीजिए वैसे ऊतकों का निर्माण होता है जिससे रक्त का प्रवाह हो जाता है, या जहाँ से होकर के रक्त का प्रवाह होता है, तो ऐसे ऊतकों के निर्माण के लिए उन कोशिकाओं का जरूरत है जो रक्त के प्रवाह में शामिल होते हैं, यानी कि उनकी क्रिया, उनका गुण एक जैसा होना चाहिए।
और तब समान गुण वाले जब कोशिका मिलते हैं तो उससे बनता है उत्तक। ठीक है। और जब ये समान गुण वाले जब उत्तक मिलेंगे तो उनसे बनेंगे अंग, और जब समान क्रिया वाला जब अंग मिलेगा तो उनसे बनेगा अंग तंत्र। और तरह तरह के अलग अलग अंग तंत्र मिल करके एक शरीर बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज ये देखा कि कहानी शुरू कहाँ से हुआ, कोशिका से। कहानी शुरू कहाँ से हुई, कोशिका से। तो कोशिका क्या है, अगर कोशिका हो ही नहीं तो मतलब अंग नहीं बन सकता है, और अंग नहीं बनेंगे तो अंग तक नहीं बनेंगे, ऊतक नहीं बनेंगे, कोशिका नहीं होगी तो ऊतक नहीं बनेंगे, ऊतक नहीं होंगे तो अंग नहीं बनेंगे। यानी कि कहानी बनने की शुरू हुआ कोशिका से। कहाँ शुरू हुआ, कोशिका से। दूसरी बात यही पहली बात कह देते हैं, पूरा यही कारण है इसको हम संरचनात्मक, यानी रचना का मतलब क्या होता है, बनना, ये तो होता है। तो बनने की क्रिया यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए इसको रचनात्मक या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का होता है। उसके बाद मैंने एक चीज बताया, जीवों का जो गुण होता है, जीवों का जो गुण होता है, इसे जब कहते हैं डीएनए है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। तो जीवों का जो गुण होता है वह जीव दर्द में होती है। कहाँ पर होती है, जीव दर्द। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको पहले क्लियर करना, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ लिया जय प्रक्रम, यानी कि जीवों के अंदर जितनी भी क्रिया होती है वो सभी के सभी जय प्रक्रम कहलाते हैं। हमने ये भी देखा कि जो कोशिका होती है उसको हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हमने ये भी देखा कि कोशिका को क्यों कहते हैं संरचनात्मक इकाई, क्योंकि बनने की क्रिया इसी से शुरू होता है। ऊतक बनेंगे, अंग बनेंगे, अंग तंत्र बनेंगे, फिर जाकर पूरा शरीर बनेगा। जीवों का जो गुण होता है वो कहाँ होता है, जीव दर्द। कहाँ होती है। अब थोड़ी सी जब 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 जय प्रक्रम में आ ही गए, सांस लेना भी जय प्रक्रम, भोजन का पचना भी जय प्रक्रम। अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जब ये आ गया तो थोड़ी सी एक और चीज जान लेते हैं, और वो है श्वसन। ठीक है। तो श्वसन हम रियली क्या करते हैं, रियली तो कोई बड़ा काम होता नहीं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन आती है, अंदर जाता है, उसके बाद अंतरकोशिकीय स्थान, यानी कि हमारे जो कोशिका है वहाँ उसकी जो जरूरत होती है भोजन को तोड़ने के लिए। खाना मेरे अंदर, जब हम खाना खाते हैं तो खाना मेरे अंदर गया, और भोजन को टूटने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। वही जब भोजन को टूटने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो खाना नहीं टूट पाता है, और जब खाना नहीं टूट पाता है तो फिर हमें अपच की शिकायत होता है, अक्सर होता है। ठीक है। तो बाहर से हमने ऑक्सीजन को लिया, वो अंदर गया, ऑक्सीजन मैंने लिया, अंदर गया, और अंदर जाने पे उसने क्या किया था, भोजन का विघटन किया। यानी कि भोजन जो है वो छोटे छोटे कणों में टूट गया। और भाई भोजन जब तक टूटेगा नहीं तब तक ऊर्जा आएगा, यानी कि भोजन का पाचन नहीं होगा। और भोजन के साथ जो पोषक तत्व है वो तो हमको मिलेगा नहीं, यानी कि भोजन का टूटना बहुत जरूरी है। ठीक। तो हम कह सकते हैं श्वसन क्या है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को
ग्रहण करना और कुछ आवश्यकता अनुसार, यानी कि कुछ की जो आवश्यकता, कुछ आवश्यकता अनुसार, उसकी ये आवश्यकता अनुसार भोजन के विखंडन में उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना शोषण कहलाता है। अच्छा, ये जो श्वसन है, इस श्वसन में होती क्या है? ऑक्सीजन जाता है, मिल जाता है, यानी कि भोजन हो जाता है ऑक्सीकृत। ठीक है। और सवाल ये भी तो गुजरी होगी ना कि ऑक्सीकृत क्या होता है? मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन कर लेना, अभिक्रिया कर लेना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अभिक्रिया कर लेना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, यानी कि अपचयन। तो श्वसन जो है यह एक अपचयन है, यह प्रक्रिया अपचयन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अपचयन प्रक्रिया। अरे भाई, अभी तो क्या है कि हमने जो भोजन किया है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो भोजन के साथ मिलेगा, भोजन में ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन जब मिलेगा तो भोजन टूटेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया। हाँ, एक और बात है, अगर यह ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता तो हम कहते हैं यह उपचयन है। क्या है उपचयन? उपचयन कहने का मतलब जो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और अपचयन कहने का मतलब जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो भोजन के पाचन में तो भाई ऑक्सीजन जा रहा है, उसका उपयोग हो रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भोजन का पचना है वह अपचयन है। क्या है? अपचयन। हाँ, वो अलग बात है, आगे और ही पढ़ाएंगे कि जो भोजन का पचना है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेप। तो सारी चीज़ों की चर्चा अलग है। फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब जो श्वसन में है, तुम यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो, एक कोशिकीय जो जीव होता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होती है, इसमें श्वसन जो है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब बोलोगे कि ये विसरण क्या है? देखो, विसरण क्या है? जमीन है, पानी गिरा, जमीन के भीतर चला गया, रिस करके चला गया। हमारी त्वचा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, आप समझ सकते हैं बेटा ढंग से। जैसे पानी को जब गर्म करते हैं तो वाष्प निकलता है, और वाष्प पर जब मैं अपनी हथेली को रखता हूँ, जो भाप निकलता है उस पर जब अपने हथेली को रखते हैं तो क्या होता है? वो जो है हमारे हथेली को गीला कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? गीला कर देता है। तो उसका कुछ अंश जो है हमारे त्वचा के अंदर चला जाता है, विसरण बह करके, यानी कि रिस करके चला, और कुछ जो है वो बाहर वाष्पित हो जाता है वायु। एक कोशिकीय जीव, उसमें जैसे हमारे ऊपर जो है त्वचा है वगैरह वगैरह है,
तो उसका ऐसा नहीं होता है, उसके जितने भी उसका पूरा बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है पर्यावरण, और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से उसमें कोई सांस लेने के लिए किसी अंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सांस लेने के लिए किसी अंग की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी सांस ले सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ से चाहे वहाँ से सांस ले सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो बहुकोशिकीय जीव है ना, हमारा शरीर डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में नहीं है, बाहर त्वचा है, उसके अंदर के अंग है, सांस लेने के लिए हमारे अंदर नासिका छिद्र है, और फिर इसके द्वारा हम सांस लेते हैं। तो हमारे अंदर एक अंग है, और हमारे द्वारा हम जो श्वसन करते हैं वो परिवहन के द्वारा, ठीक है। और जो ये कोशिकीय जीव है उसमें श्वसन क्यों हो गया, क्योंकि उसका संपूर्ण मतलब पूरा के पूरा शरीर जो है वो डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में होता है, वो डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में होता है, इसलिए वह विसर्जन के द्वारा शोषण कर लेता है। जबकि हम जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय एक कोशिका होगा, इसमें केवल एक ही कोशिका, यानी कि हमारे शरीर में इतना सारा कोशिका है, जब कोशिका मिले ऊतक बने, ऊतक मिले अंग बने, तो ये सारा के सारा मिल करके हमारे अंदर उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, चलना, खाना, सोचना, विचारना, ये सारी क्रियाओं का संचालन। लेकिन उसमें इन सारी क्रियाओं का संचालन सिर्फ एक ही कोशिका द्वारा होता है, सिर्फ उसमें एक ही कोशिका द्वारा होता है, और हमें इतने सारे लगे हुए हैं, जो कार्य करता है वो लगे हुए हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, वो करो, तो सांस लेने का काम करो, तो तू मतलब ब्लड को जो है संचालित करने का काम करो, उसको बहाने का काम करो यहाँ से। तो हम बहुकोशिकीय हैं, हमें अनेक कोशिका है, और एक कोशिका में केवल एक ही कोशिका होती है, और एक ही कोशिका होने के कारण जो है उसका शरीर पूरा डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में होता है, और डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में होने के कारण वो जो है विसरण के द्वारा शोषण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव जो होता है में श्वसन विसरण क्रिया के द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। और जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें तो श्वसन विसरण के द्वारा होगा नहीं, कारण ये है कि उसका जो पूरा बॉडी है वो डायरेक्ट पर्यावरण के कांटेक्ट में तो है नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर त्वचा है, ठीक है, कोशिका तो अंदर है ना, कोशिका तो अंदर। हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो शुरू करते हैं, शुरू किए हैं, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्सर्जन का। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकाल दे, उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल, ये तो होता है। तो हम भोजन करते हैं, वो पचता है, पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो रह जाते हैं, हमारी बड़ी आंत है, वहां से वो चला जाता है मलाशय, फिर वहां से उसको बाहर निकाला जाता है, वहां से जो है उसको बाहर निकाल देते हैं गुदा द्वार के माध्यम से। तो ये मेरे अंदर जो कचरा है जो वो कैसे उत्पन्न हुआ, यानी कि हमारे अंदर उपापचयी क्रिया, मतलब भोजन के पचने में जितने भी काम हुए वो सभी कहलाएंगे उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया हुआ, उसके बाद हमारे अंदर भोजन पचे,
पाचन क्रिया हुआ, पचा हुआ भोजन जो है वो अंतिम स्थान तक गया और वहाँ से उसको हम बाहर निकालते। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि उपापचय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। तो जीवों के शरीर से ये भी कर सकते हैं, जीवों के शरीर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। हमने भोजन किया, भोजन पचा हुआ जो अपचा भोजन था वो गया और उसको हम अब बाहर निकाल रहे, तो ये कहलाएगा उत्सर्जन। क्या कहलाएगा ये? उत्सर्जन। अगर जैव प्रक्रम में पढ़िए तो जैव प्रक्रम में है क्या, जीव होती क्या है, क्या होती है उसमें? जैव प्रक्रम में क्या होती है? श्वसन होती है, उत्सर्जन होती है, पोषण होती है। अब तो आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वो पोषण में क्या होती है, सिंपली इसको समझाते हैं। पहले आप भोजन किए, भोजन से मेरे को पोषक तत्व मिला, भोजन किए तो पचेगा तो पोषक तत्व मिलेगा। पोषक तत्व मिला और उस पोषक तत्व का यूज कहाँ करेगा शरीर? जहाँ उसकी जरूरत है। और जरूरत क्या है तो शरीर का वृद्धि करना जरूरत है। जरूरत क्या है? जो टूट फूट गया उसकी मरम्मत करना। जरूरत क्या है तो बाकी जो पाचन क्रिया हो रही है, चाहे श्वसन हो, पाचन हो, टहलना हो, चलना हो, बोलना हो, खेलना कूदना, इन क्रियाओं का संचालन करना। तो इन क्रियाओं के संचालन में लेकिन हमने भोजन किया और उससे जो पोषक तत्व प्राप्त हुआ, उन पोषक तत्वों को हमने लगा दिया टूटे फूटे वस्तु की मरम्मत करने में। उन पोषक तत्वों को हमने लगा दिया जो हमारा शरीर की वृद्धि करने में, उनको हमने लगा दिया हमारे अंदर जो क्रिया होने वाली है, जो होती रहती है, वह मतलब बराबर रूप से वह चालित होती रहे, चलता रहे, वो काम होता रहे, इनमें हम उसको लगा देते हैं। और यही तो पोषण। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शरीर के बाहर से भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने, उपापचयी क्रियाओं के संचालन करने और शरीर के वृद्धि करने में करना पोषण कहलाता है।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम जो भोजन किए हैं वो भोजन अंदर गया, वो पाचित हुआ, यानी कि पच गया, उससे मिला हमको पोषक तत्व, और उस पोषक तत्व का हम यूज कहाँ पर किया, तो हमारे अंदर जो उपापचय क्रिया हो रही थी उसमें हमने उसका उपयोग किया, शरीर की वृद्धि करने हमने उसका उपयोग किया। उसका उपयोग कहाँ पर हुआ, उसका उपयोग हुआ जो तब जो टूट गए थे उसकी मरम्मत करने में उसका उपयोग हुआ। टूटा फूटा उसकी तो मरम्मत ना, जैसे बाहर जब कुछ टूट जाता तब मरम्मत करवा करते क्या, तो यहाँ पर अंदर जो टूटा फूटा उसके लिए हमको लोहा बनाने की जरूरत नहीं, उसकी तो अंदर ही होता पर टूटा करके बजा कर एकदम ठीक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पोषण के प्रकार का, पोषण के प्रकार, तो इसमें तो मुख्य रूप से आप यही याद कर सकते हो, दो ही चीज़ याद रखो, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया आपका स्वकोषीय पोषण, एक हो गया स्वकोषीय पोषण, दूसरा आपका होता है परजीवी पोषण, परजीवी, ठीक है। स्वकोषीय पोषण में क्या होता है, इसमें जीव अपना पोषण इसमें जीव अपने पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर रहता है, यानी कि खुद पर निर्भर रहता है। और इसमें क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको कहेंगे परपोषी पोषण। ठीक है, पोषण हमारा दो तरह का होता है। एक पोषण में वो पोषण हो गया जिसमें हम भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, हम खुद अपना भोजन कर सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हरा पौधा होता है, उसके बाद आपका साइनोबैक्टीरिया होती है, ये सब अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है। ये सोचा क्यों, क्योंकि इनमें पर्णारित होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल होता है, इसलिए अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। अगर हम में भी होता ना पर्णारित तो हमको भी पौधा पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं जानवरों पर, हम अपना पोषण जाते आराम से धूप में खड़ा हो जाते, कुछ समय के लिए खाना तैयार रहता, खा लेते, चल देते, इतना आसान नहीं।